हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम अपनी एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट जो सीरीज़ है उसके रिगार्डिंग आज हम ट्रस्ट को एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, जनरली ट्रसेस है उनको हम तीन अलग अलग मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से यहाँ पे हम मेथड नंबर 2 यानी मेथड ऑफ सेक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमको एक फिगर गिवन होगा सम में, उसमें दिया होगा कि पर्टिकुलरली ये फोर्सेस फाइंड करो। देखो एग्जाम में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम में हमको अगर इस सम को आइडेंटिफाई करना है कि ये मेथड ऑफ जॉइंट से करना है या फिर ये मेथड ऑफ सेक्शन से करने हैं या फिर इसको हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। तो देखो मेथड ऑफ सेक्शन से इसको फाइंड करने की सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि सम को पढ़ो पूरा। सम में ये एक फिगर गिवन है और उसके बाद लास्टली मुझे ये लिख के दे दिया है कि कैलकुलेट पर्टिकुलर फोर्सेस ओनली। दो या तीन फोर्सेस ही मुझे इसने बोले हैं कि जो फाइंड मुझे करने हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम मेथड ऑफ सेक्शन को ही प्रायोरिटी देंगे। कौन सी मेथड को? तो मेथड ऑफ सेक्शन को। ओके, अगर मुझे यहाँ पे इसने बोला कि अगर इसने मुझे यहाँ पे बोला कि ऑल फोर्सेस फाइंड करो, क्या लिखेंगे ये सम में? फाइंड ऑल फोर्सेस। तो हम मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ ग्राफ और या फिर वी कैन से ग्राफिकल मेथड, दोनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसने मुझे पर्टिकुलरली बोला है कि ये तीन फोर्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से? बी सी, बी ई और ए ई। अभी पहले थोड़ा सा इस ट्रस्ट के बारे में आप जान लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रस्ट में है वो फोर्स, बीम के कंपैरिजन में अगर हम जाएं तो बीम पे जो फोर्स है वो उसके मेंबर पे लगता है। इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें लोड कहाँ पे लगेगा? क्योंकि ये जो ए और बी मेंबर है, ठीक है, अपना जो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उस पे फोर्स लगता है बीम पे। पर ट्रस पे नहीं ऐसा होता। ट्रस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा? तो ट्रस पे फोर्स लगेगा उसके जॉइंट्स पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर से मार्क कर दिए हैं। यहाँ पे टोटल कितने जॉइंट्स हैं? 5 जॉइंट्स हैं। एक है जॉइंट ए, एक है बी, एक है ई, एक है सी और एक जॉइंट है डी। तो इन 5 जॉइंट्स पे अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, उनका नेचर या तो कंप्रेशन होता है या फिर उसका नेचर टेंशन होता है। दोनों में से कोई भी नेचर के फोर्स इस पे लग सकते हैं। वो तो हम सम सोल्व करेंगे, ऐसे ऐसे हमको आइडिया आता जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है वो समझो आप, कि हमको बोला है कि एक ट्रस है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हम मेंबर बोलेंगे, ए बी को। जो दो जॉइंट के बीच में जो लिंक है, जो दोनों जॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेंबर। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? तो एक देखो, एक ए बी मेंबर है, एक बी सी मेंबर है, एक बी ई है, एक सी ई मेंबर है, एक सी डी मेंबर है, एक ई डी मेंबर है और एक है ए ई मेंबर। तो इन सभी मेंबर्स में से मुझे कोई पर्टिकुलर 3 मेंबर पे मुझे फोर्स फाइंड करने को इसने भी बोला है। वो 3 मेंबर्स हैं ये, एक है बी ई, एक है बी सी और एक है ए ई। ओके, तो अभी अगर मुझे कहीं पे ऐसा बोल दिया है कि भाई फाइंड दी फोर्सेस, तो फर्स्ट स्टेप हमको पता होनी चाहिए इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और उससे पहले भी एक चीज़ आप जान लो कि 3 टाइप के अलग अलग सपोर्ट्स आते हैं। इसको बोलते हैं हम हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट है उसका एक फिनोमिना जान लेना है, वो रिक्वायरमेंट है इस सम को स्टार्ट करने से पहले। कि हिंज सपोर्ट है वो दो रिएक्शन लेंगे। ठीक है, कैसे दो रिएक्शंस लेंगे वो? इसके अगर हम मोमेंट अप्लाई करेंगे हिंज सपोर्ट पे तो वो मोमेंट के सामने नहीं टिक पाएगा, वो रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। पर अगर हिंज सपोर्ट को हम वर्टिकल फोर्स देंगे तो भी उसका रेजिस्टेंस वो कर पाएगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स देंगे तो भी वो हिंज सपोर्ट उसका रिएक्शन कर पाएगा। तो जितने फोर्स का वो रेजिस्टेंस कर पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका रिएक्शंस। तो हिंज सपोर्ट कितने फोर्स का रेजिस्टेंस कर पा रहा है? तो अभी मैंने आपको बोला दो फोर्सेस। कौन कौन से?
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हिंज सपोर्ट जब भी आपको सम में दिया हुआ है तो उसका रिएक्शन का नंबर क्या आएगा, 2। ठीक है, हिंज सपोर्ट का रिएक्शन का नंबर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट में जाऊं तो नेक्स्ट इस टाइप का सपोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का रूल ये है कि ये सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, ये सिर्फ एक ही फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है। वो कौन सा है, तो के वर्टिकल फोर्स। और टू बी एग्जैक्ट वर्टिकल भी नहीं होता, ये होता है जो रोलर है उससे परपेंडिकुलर आने वाला फोर्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने रोलर ऐसे रख दिया तो ये फोर्स का वो रेजिस्टेंस कर पाएगा। अगर मैंने रोलर अभी तो वर्टिकली रखा है, अगर मैंने रोलर इंक्लाइन भी रख दिया तो भी वो इस टाइप के जो रोलर के परपेंडिकुलर है वो फोर्स को रेजिस्टेंस कर पाएगा, ना कि वर्टिकल। ठीक है, पर जनरली हम रोलर को इंक्लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, हम रोलर को क्या रखते हैं, वर्टिकली। तो रोलर कितने फोर्सेस को रेजिस्टेंस दे पाएगा, तो ओनली वर्टिकल फोर्सेस। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। हिंज है तो वो 2 रिएक्शंस देंगे और रोलर है तो वो एक। तो यहाँ पे ए पे मैंने कौन सा फोर्स लगवा दिया है, कौन सा मेंबर, कौन सा सपोर्ट यहाँ पे लगा है, ए हिंज सपोर्ट। वो 2 रिएक्शन देगा। रिएक्शन यानी उसका रेजिस्टेंस आर ए जेड, आर ए एच। एच का मीनिंग हॉरिजॉन्टल, ए का एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और आर यानी रिएक्शंस, और एक है आर ए वी यानी रिएक्शंस एट ए इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे ही डी पे क्या है, तो के रोलर है। डी पे जो रोलर है वो मैंने अभी ही बोला कि वो सिर्फ एक ही रिएक्शन दे पाएगा, वो है रोलर के परपेंडिकुलर। रोलर के परपेंडिकुलर कौन सा है, एक ही, आर डी वी। आर माने रिएक्शंस, डी यानी डी पॉइंट पे, और वी यानी ओनली वर्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है। बाकी जो ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी तीनों साइड्स हैं जो तीनों की वैल्यू है वो 1 1 1 यहाँ पे दी 1 है। मुझे देखो ये भी 1 है, ये डायरेक्शन इसका बेस भी 1 है, और इसका जो ये इंक्लाइन पोर्शन है ये भी 1 ही है। तो इक्वल ट्राइंगल है। इक्वल ट्राइंगल का बेसिक रूल ये होता है कि अगर इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके बीच में बनने वाले जो इंटरनल एंगल्स हैं, इंक्लूडेड एंगल्स, उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। तो बेसिक इतना हमें पता है कि किसी ट्राइंगल का टोटल होता है 180 एंगल का, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ओके, इतना बेसिक्स समझने के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे सम को। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और उसके बाद हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे, और उसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन से हम सम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। एफ एक्स यानी बेसिकली हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। एफ एक्स और कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन की मेथड है। हम सिग्मा कोई कोई सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 बोलता है, कोई सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 बोलता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ऐसे सिग्मा वी इक्वल्स टू 0 वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, उसको हम एफ वाई से डिनोट करेंगे। और सिग्मा एम उसका कोई अलग डिनोशन नहीं है, वो कुछ उसका अलग कोई नोटेशन नहीं है, वो सिग्मा एम ही उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस आनी चाहिए, इसके बेसिस से ही हम सारे सम को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों कंडीशंस पे सम स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो रिएक्शंस। रिएक्शंस में मुझे ये तीनों के तीनों कंडीशंस को अप्लाई करना है। पहले मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या आना चाहिए, 0। इसमें राइट जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेंगे, लेफ्ट जाने वाले फोर्सेस को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ड्राइंग में आप देख के बताओ, ये जो ड्राइंग है इसमें कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। आप इसको पूरे तरह से वेरीफाई करो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस दिखेंगे, पर हॉरिजॉन्टल फोर्स ये सिर्फ एक ही है। कौन सा है, ए एच। बाकी आर ए वी है 1 किलो न्यूटन है, आर डी वी है 2 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन है। वो सारे जो फोर्सेस है वो वर्टिकल है, पर हॉरिजॉन्टल कौन सा है, सिर्फ ये एक ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने शो किया है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, उसमें राइट जाने वाले फोर्स प्लस, लेफ्ट आने वाले फोर्स माइनस। और यहाँ पे जो फोर्स था अपना आर ए वी वो इस डायरेक्शन में था, यानी कि राइट साइड, उसको हमने ले लिया प्लस। और अगर कोई और फोर्स होता तो इसको मैं यहाँ पे ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करता, डिपेंडिंग उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे और कोई फोर्स है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो कोई फोर्स है ही नहीं
तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं जिसे इसको रोकना है, इसको रेजिस्टेंस देना है। ट्रस्ट में अगर एक्सटर्नल फोर्स दिया होता तो मैं इसका आंसर कुछ लेके आ पाता, पर अभी इसका कोई आंसर है ही नहीं, तो आर एच का क्या आंसर हम कंसिडर करेंगे, 0। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है अपनी सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। अभी वर्टिकल फोर्सेस की हम बात करेंगे तो उसमें अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को प्लस और डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस को हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को वेरीफाई करना है। ड्राइंग में देखो कितने फोर्सेस है अपने, तो वर्टिकल फोर्सेस है यहाँ पे बहुत सारे। देखो एक ये 2 किलो न्यूटन का है जो डाउनवर्ड आ रहा है, 3 किलो न्यूटन का है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है, फिर ये 1 किलो न्यूटन का वो भी डाउनवर्ड ही है। ये आर डी वी, इसका आंसर मिला नहीं है, ऐसे मैंने लिख दिया है, आर डी वी वो अपवर्ड है, और एक आर ए वी वो भी कहाँ पे है, अपवर्ड में है। तो रूल के अकॉर्डिंग अपवर्ड फोर्सेस को प्लस गिनो, डाउनवर्ड फोर्सेस को माइनस गिनो। तो कौन कौन से अपवर्ड फोर्सेस हैं, आर ए वी प्लस होगा, आर डी वी प्लस होगा, ये 2 माइनस, ये 3 माइनस, और ये 1 वाला भी क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं इसीलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दे दिया है आपको, आर ए वी अपर डायरेक्शन में है प्लस, आर डी वी अपर डायरेक्शन में है प्लस, 2 डाउनवर्ड है माइनस, 1 डाउनवर्ड है माइनस, और 3 भी डाउनवर्ड है माइनस। इन तीनों का टोटल क्या होगा, 6। इस 6 को माइनस से इस अपोजिट साइड में भेज दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको बोल दो आप इक्वेशन ए। अभी ये सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, आर ए वी भी अननोन है और आर डी वी भी अननोन है, इसीलिए इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, अगर यहाँ तक अगर किसी को पता ना चले तो क्या करना है, सम का जो फिगर है वो फर्स्ट आप ड्रॉ कर लेना, फिर ये वीडियो देखते जाना साथ में। क्यों, क्योंकि मैं पेज चेंज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, उससे बेटर है आपके पास जो फिगर ड्रॉन है, फिगर आपके बुक में, उससे आप इससे जल्दी से वेरीफाई कर पाओगे और जल्दी से इससे रिलेट कर पाओगे। इसलिए ये पहला चीज़ आपको ये करना है कि जो ड्राइंग में फिगर दिया हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था, वो आपको पहले अपने बुक में ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपका सम में ग्रिप आएगा। अभी थर्ड कंडीशन थी अपनी, मोमेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मोमेंट का क्या रूल है, तो मोमेंट का ये रूल है कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस। ये हो सकता है, चेंज हो सकता है, आप एंटी क्लॉकवाइज को भी प्लस ले सकते हो और क्लॉकवाइज को माइनस, पर याद ये रखना है कि एक मोमेंट वाला डायरेक्शन है वो प्लस लेने हैं और दूसरे का वो है वो माइनस लेना है। जैसे अगर आपने क्लॉकवाइज प्लस लिया तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लोगे, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिया तो आप क्लॉकवाइज को माइनस कंसिडर करोगे। तो अभी यहाँ पे हम अपने पास 2 रिएक्शंस हैं, 2 पॉइंट है जहाँ पे आपको रिएक्शन मिल रहे हैं, तो उन दोनों में से आप कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हो। आप ए पे भी मोमेंट कंसिडर कर सकते हो और डी पे भी कर सकते हो। तो जनरली हम कहाँ पे करते हैं, ए पे करते हैं। तो अगर मैं मोमेंट ए पे लूँगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कौन से फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और कौन से फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अभी ये कैसे हम जानेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपल है, जिस फोर्स पे हमको बोला है कि मोमेंट फाइंड करो, तो हमने कौन सा फोर्स कंसीडर किया, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, तो कि ए। तो ए पे हमको अपना इंडेक्स फिंगर रखना है, अपना पॉइंटर फिंगर रखना है, और अपना थंब है वो जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में आपको घुमाना है। जैसे कि देखो, अगर अभी मैंने यहाँ पे ए पे अपना फिंगर रख दिया, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, पॉइंट फिंगर, और उसके बाद अपना थंब मैंने कहाँ पे रख दिया, डी पे, और डी है वो कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको ए के टूवर्ड्स लेके आना है। तो ए के टूवर्ड्स अगर मैं उसको लेके आऊँगा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, घुमा के देख लो एक बार, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नहीं घूम रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, अभी मेरे रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको माइनस कंसीडर करूंगा, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिया है तो आप इसको प्लस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फोर्स कौन सा है, आर डी वी इंटू इसका डिस्टेंस अप टू ए, यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस फोर्स को, आर डी वी को ए तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2 मीटर इंटू 2, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, माइनस। ओके, ऐसे सारे फोर्सेस को हमको काउंट करना है। नेक्स्ट फोर्स ये है 3 किलो न्यूटन वाला, सेम करना है, ए पे अपना पॉइंट फिंगर रखना है और बी थंब है वो 3 किलो न्यूटन पे, घुमाओ, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन।
ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज, तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, प्लस। फोर्स कितना है, 3। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो देखो इसको यहाँ से एकदम ये बीच में लग रहा है, तो अगर मैं बीच में लग रहा है इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूंगा तो इतना डिस्टेंस होगा, तो ये 1 का हाफ हो जाएगा 0.5, और ये 1 तो पूरा रहेगा ही, यानी इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1.5। नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्स है अपना 1 किलो न्यूटन। ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज। एक बार डायरेक्शन आपको समझ में आ गया तो ये प्रोसेस करने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। मोस्टली जो फोर्सेस हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ए के रिगार्डिंग क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, और अपवर्ड फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर आप ए से मोमेंट ले रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। वो कहाँ पे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो उसको मैं क्या कंसिडर करूँगा, प्लस। उसका डिस्टेंस कितना है, तो इतना डिस्टेंस है, इतना यानी 1 मीटर का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, तो ये वाला है 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन भी कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका डिस्टेंस कितना है, तो ये भी कहाँ पे लग रहा है, एकदम सेंटर में, यानी इसका सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, कितना है, 0.5। तो 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0। ये ले लिया मैंने मोमेंट पॉइंट ए पे। अभी ये याद रखना कि जिस पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ उसमें से पास होने वाले या उस पे आने वाले फोर्सेस की मोमेंट नहीं होती, ये रूल है, ठीक है। उस पॉइंट पे आने वाले, अगर मैंने ए से ले रहा हूँ तो ए पे कोई भी पॉइंट की मोमेंट में कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। देखो जैसे कि आर ए एच का कोई भी मोमेंट नहीं आएगा और आर ए बी का भी कोई मोमेंट नहीं आएगा। अगर मैं बी पे काउंट करूंगा तो बी पे कोई मोमेंट नहीं आएगा, ऐसा ही आपको याद रखना है, क्योंकि आगे ये इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो ऐसे कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली आपको राइट डाउन करके दे दिया है। देखो यहाँ पे कि 2 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 3 इंटू 1.5 और आर डी वी इंटू 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे इसका आंसर मैंने 1 कंसिडर कर दिया, इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, इसका आ गया 4.5। ये आर डी वी इंटू 2 जो माइनस था उस टर्म को मैंने अपोजिट साइड भेज दिया तो वो प्लस हो गया। इन तीनों का टोटल मिला के निकला 6.5। ये आर डी वी जो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था उसको मैंने डिवीजन में जाके आर डी वी का आंसर मुझे यहाँ मिल गया 3.25। अभी इस आर डी वी की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे तो हमको आर ए वी भी मिल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3.25, तो इसको हम 6 से माइनस करके फाइनली इसका आंसर हम क्या ले पाएंगे, इसका आंसर हमको निकलेगा 3.25 को पुट करने के बाद 2.75 किलो न्यूटन आर ए वी। यानी अपने जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस के सारे वैल्यू को हमको आइडेंटिफाई कर लिए, हमने फाइंड कर लिए हैं। मेथड ऑफ जॉइंट है तो भी ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सेक्शन है तो भी ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, और अगर ग्राफिकल मेथड है तो उसमें भी हमको पहले रिएक्शन फाइंड करने पड़ेंगे रिस्पेक्टिवली कि वो कौन से टाइप का ट्रस है वो हमको देखना है, ठीक है। रिएक्शंस फाइंड करने तीनों के तीनों मेथड में इंपॉर्टेंट हैं, तो ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। सेक्शन में क्या करना है वो फिर से हम डायग्राम में जाते हैं। डायग्राम में इसने हमको दिया हुआ है कि 3 फोर्सेस फाइंड करो, कौन कौन से, बी ई, ई सी और ए ई। तो मेथड ऑफ सेक्शंस का बेसिक रूल ये है कि हमको क्या करना है, फोर्सेस को कट कर देना है। और यहाँ पे एक रूल है कि मैक्सिमम 3 फोर्स कट होने चाहिए। तो हमने उसने बोला था हमको बी सी फोर्स फाइंड करो, बी ई फाइंड करो और ए ई फाइंड करो। देखो तो वो तीनों के तीनों हमने कट किए, और कौन सा सेक्शन ले लिया, ए सेक्शन ले लिया। अगर नेक्स्ट में आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है ये। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे फाइंड करने हैं फोर्स मेंबर बी ई, सी ई और ई सी एंड सी डी, तो हम इसको कैसे कट करेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। देखो 3 फोर्स तो यहाँ पे भी कट हो रहे हैं, कौन कौन से, बी ई कट हो गया, सी ई और ई सी कट हो गया और सी डी कट हो गया। तो इसका रूल यही है सेक्शन मेथड का कि एटलीस्ट वी कैन से मैक्सिमम 3 मेंबर कट होने ही चाहिए। 3 मेंबर कट होंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा मेथड ऑफ सेक्शन से, वरना नहीं निकलेगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं कट कर सकते हैं। 3 फोर्स किसी भी हालत में कट होने चाहिए। तो अभी अपने केस में इस सेक्शन के कारण बी सी, बी ई और ए ई कट हो गए। अभी यहाँ पे हमको ये सोचना है
कि इस सेक्शन के कट होने के बाद इसके दो पोर्शन हो गए इस ट्रस के। एक लेफ्ट पोर्शन है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, लेफ्ट पोर्शन, और एक इसका राइट पोर्शन है जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। अभी यहाँ से मुझे ये सोचना है कि इन दोनों पोर्शंस में से कौन सा पोर्शन है उसका साइज और वीकेंड से उसका एरिया कम है। तो रेड वाला पोर्शन है वो कम है या फिर ये ग्रीन वाला पोर्शन है उसका एरिया थोड़ा सा कम है। तो डेफिनेटली हमको आइडिया आ रहा है कि भाई जो रेड वाला पोर्शन है उसका लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो छोटा है, उसको लेके हमको सम को सॉल्व करना है, उसका हमको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, याद रखना है क्या उसका बनाना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर किसी को ये क्वेश्चन आए कि भाई अगर इसको मैंने सेंटर से ही कट किया तो दोनों बाजू सेम साइड आता, अगर मैंने इसको यहाँ से कट किया होता सेंटर से तो क्या होता, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैंने इसको सेंटर से कट किया होता तो दोनों बाजू सेम साइड आता, तो कोई एक बाजू ही लेना होता ना। पर जनरली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा कि एक बाजू उसका स्मॉलर आएगा, दूसरी बाजू उसका लार्जर आएगा। तो अभी हमको जो स्मॉलर साइड है उसको हमको क्या करना है, कट। देखो मैंने यहाँ से बाकी सारी चीज़ें मिटा दी, सिर्फ स्मॉलर साइड को ही हमको कट करना है। कैसे कट करेंगे चलो वो समझते हैं। उसमें उससे पहले हमको ये जितना भी कट हो रहा है वो पूरा एरिया मार्क कर दो। देखो ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स इसी बाजू आ रहा है कट के साइड, ये BC वाला फोर्स कटेगा, ये BE वाला फोर्स कटेगा और ये AE वाला फोर्स कटेगा, ये AB पूरा मेंबर आएगा, उसको ऐसे ले लेना है। ये A आएगा अपना RAB और RAH, जितना भी कट हो रहा है वो पूरे का पूरा सेक्शन हमको ड्रॉ करना है। ये जो मैंने मार्क कर दिया वो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में उसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो आगे मैंने ड्रॉ किया भी है, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ए सेक्शन कट करने के बाद इतना निकलेगा, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स जो मैंने बोला था। अभी फोर्स को नाम देना चालू कर दो कि एक है फोर्स BC, B फोर्स इंक्लाइन है, AB जो नहीं कटा उसको फोर्स हम काउंट नहीं करेंगे, AE जो कटा उसको भी हमने मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कैसे दी सबको, तो डायरेक्शन जनरली मैं सबको आउटवर्ड ही दूंगा, मतलब ये पॉइंट है ये खींच रहा है, इसी डायरेक्शन में सबको मैं सोचूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ मैं तीनों की डायरेक्शन को मैं ऐसा सोचूंगा कि ये तीनों फोर्स खींच रहे हैं, टेंसाइल है, याद रखना क्या है, तीनों के तीनों फोर्स खींच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये टेंसाइल है या फिर नहीं, इसका आंसर आएगा उसके रिगार्डिंग में सोचूंगा। पर अभी मैं क्या डायरेक्शन सोच रहा हूँ, तीनों की के तीनों के तीनों फोर्स जो अपने कटे हैं वो तीनों के तीनों फोर्स टेंसाइल नेचर के हैं, तीनों के तीनों फोर्स खींचेंगे। तो यहाँ पे ये BC है, ये BE है और ये है AE। तो जो ये BE है वो इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन होने के कारण उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बनेगा कोस थीटा और वर्टिकल कौन सा बन जाएगा, साइन थीटा। ओके, ये बेसिक रूल अगर आई थॉट ये बेसिक रूल आप सबको मालूम होगा। इंक्लाइन फोर्सेस के दो बनेंगे, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो इक्वल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीनों साइड अगर 1-1 है तो इनके तीनों के बीच में बनने वाले एंगल्स जो इंक्लूडेड एंगल हैं वो भी कितने कितने के होंगे, 60 के ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 60 के एंगल्स पुटअप कर दिए हैं। और यहाँ पे जो RAV आ रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में 2.75 जो हमने फाइंड किया था वो, और RH जिसका वैल्यू 0 आ रहा था वो सभी मैंने मार्क कर दिए। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये तीनों फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने बोला इनमें से किसी भी फोर्स को अगर मुझे फाइंड करना है तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को हमको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम सोचेंगे, प्रीवियसली जब भी मैंने रिएक्शन गिने थे तो भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कौन सी कंडीशन अप्लाई करूँ, वहाँ पे मैंने कर दिया क्योंकि वो हो सकता था वहाँ पे। यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले सोचो हॉरिजॉन्टल f of x इक्वल्स समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, देखो मैं मार्क करते जा रहा हूँ। एक ही है BC वाला, एक BE कोस 60 वाला जो भी हॉरिजॉन्टल है, और एक AE वो भी हॉरिजॉन्टल है। तीनों के तीनों अननोन हैं, तीनों के तीनों अननोन हैं तो इसका कोई इक्वेशन बन तो सकता है पर उसको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अभी हम f of x वाली जो कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे हम,
एप्लीकेबल नहीं है ऐसा हम कंसीडर करेंगे। वर्टिकल फोर्सेस को सोचें, चलो वर्टिकल फोर्सेस के बारे में सोचना है तो यहाँ पे पहले काउंट करना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं। ये है RAV जो अपवर्ड है वो वर्टिकल है। फिर ये 2 किलो न्यूटन वाला जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था वो भी वर्टिकल है। और ये कि ये BE जो डाउनवर्ड में आने वाला फोर्सेस है वो भी क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्सेस में ज़रा सोचना, 2 वर्टिकल मुझे नोन है, RAV वर्टिकल वो भी मुझे नोन है, सिर्फ एक ये BE साइन 60 जो है वही मुझे नहीं पता कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, उसमें वर्टिकल फोर्स उसको प्लस ले लिए हैं अपवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स को हमने क्या कंसीडर किया है, माइनस। यहाँ पे 2.75 जो है वो अपवर्ड है उसको हमने क्या कंसीडर किया, प्लस। 2 डाउनवर्ड उसको भी माइनस, और ये BE साइन थीटा है उसको भी हमने क्या कंसीडर किया, माइनस। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम, 2.75 माइनस 2 माइनस BE साइन 60, 2.75 में से 2 जाए तो उसका आंसर मिलेगा 0.75। ये BE वाला टर्म अपोजिट के साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में था साइन 60 उसको डिवीजन में भेज दो तो ये BE का आंसर आएगा 0.86, आंसर प्लस में आया। तो इसको हम टेंसाइल मेंबर काउंट करेंगे, मतलब जो डायरेक्शन मैंने सोची थी जो खींच रहा है वो ट्रू है, वो खींचेगा। ओके, ये हमने फाइंड कर दिया फोर्स नंबर फर्स्ट, कौन सा, ये वाला BE, ये डन। इसका हमको आंसर मिल गया। कौन सी कंडीशन से मिला, तो सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0 से हमको मिल गया। Fx वाला आपको मुझे पता नहीं है कि Fx का क्या होने वाला है, वो अभी हम सोचेंगे। तो हमने एक ये फोर्स को फाइंड कर लिया है, कौन सा वाला है, B वाला। अभी नेक्स्ट 2 कंडीशन अभी मेरे पास और पेंडिंग ही है, एक M0 है और एक Fx0 है। अभी Fx का जरा सोचना, सो BE मिल गया। अभी नेक्स्ट 2 फोर्सेस बाकी, एक AE बाकी है और एक BC बाकी। उसको हम 2 कंडीशंस मेरे पास पेंडिंग है, एक Fx है और एक M है, समेशन ऑफ M। तो अभी यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा, ज़रा सोचना। अभी मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स वाली कंडीशंस भी मैं सोचूंगा कि इसको अगर मैं सोल्व कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो ज़रा आप डायरेक्शन में सोचो, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 3 है, एक BC है, एक BE cos 60 है और एक AE है। इसमें अभी मेरे पास B की वैल्यू तो है, तो B cos 60 भी मुझे मिल जाएगा, पर अभी भी ये BC भी अननोन है और ये AE वाला फोर्स वो भी क्या है, अननोन है। तो अभी भी मैं इस कंडीशन को एप्लीकेबल नहीं कर पाऊंगा। तो अभी क्या करना है, तो अभी जो लास्ट कंडीशन बची मोमेंट वाली उसके बारे में सोचते हैं। तो मोमेंट इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट अवेलेबल हैं जहाँ पे मैं मोमेंट ले सकता हूँ, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B। तो यहाँ पे जनरली हम ऐसे पॉइंट पे मोमेंट लेंगे कि जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास होते हों। तो मैक्सिमम फोर्स पास कहाँ से होंगे, तो अब के लिए मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हैं फोर्स मेंबर B से। यहाँ से देखो BE पास हो रहा है, BC पास हो रहा है, इसके ऊपर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स पे, इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे, कहाँ पे, सिग्मा B इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर ये करने का क्या रीज़न है, तो अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले बोला था रिएक्शन फाइंड करने के पहले, तो उसके टाइम पे जिस पॉइंट पे हम मोमेंट ले रहे हैं उस पे आने वाले या उससे पास होने वाले सारे फोर्सेस की मोमेंट क्या हो जाती है, 0। तो ये देखो ये BC B में से ही पास हो रहा है, इसकी मोमेंट 0 हो जाएगी। BE वो भी B में से पास हो रहा है, उसकी मोमेंट 0 हो जाएगी। ये 2 किलो न्यूटन जो B में आ रहा है उसकी मोमेंट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये BE 0 है तो उसके दोनों कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, 0। तो बचे कौन से फोर्स जिसकी हम मोमेंट ले सकते हैं, तो एक ये बचा AE फोर्स जो B में से पास नहीं हो रहा, और ये 2.75 रिएक्शन जो भी B में से पास नहीं हो रहा। बस इनकी मोमेंट पॉसिबल है, बाकी सबकी मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो अब अभी हम मोमेंट इक्वल्स टू 0 करके सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखो ये अपना पॉइंट B है, ये वाला फोर्स कौन सा है, AE है, और ये है अपना रिएक्शन
RAV, उसका आंसर है 2.75 किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए है और ये हाफ डिस्टेंस है, एक नहीं है पूरा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.5। तो बी में से मुझे सिर्फ ये दो ही पॉइंट के मोमेंट लेने हैं। एक कौन सा, तो एक आपने बोला FAE और एक ये RAV 2.75। अभी देखो ये ऐसे बी के रिगार्डिंग ये कैसे घूमेगा ये सोचना है पहले हमें। क्लॉकवाइज को हमको प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। तो बी पे आपको क्या रखना है, अपना इंडेक्स फिंगर और यहाँ पे थंब, तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी ये बी के रिस्पेक्ट में RAV कौन सा है, तो क्लॉकवाइज, उसका क्या आंसर आएगा, तो प्लस आएगा। अभी उसका बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसका बी तक का डिस्टेंस इतना है। इस फोर्स का RAV का बी तक का डिस्टेंस कितना है, इतना। ये डिस्टेंस कितना है, तो इसका आंसर होता है 0.5। ये हाफ है, इसलिए इसका हमने क्या कंसीडर किया, डिस्टेंस हाफ। अभी नेक्स्ट सोचना है, नेक्स्ट फोर्स कौन सा है अपना, नेक्स्ट फोर्स है ये वाला FAE। ये FAE है, उसके लिए ये डिस्टेंस ये लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। और अगर ट्रायंगल में आप सोचोगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसका जो ये हाइट है वो 1 नहीं है। इंक्लाइन डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस में ये डिफरेंस होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस कम होगा इंक्लाइन के कंपैरिजन में। यानी ये जो बी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम पॉइंट ई कंसिडर करें, तो ये डिस्टेंस जो वर्टिकल है वो मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल में इसको हम इसका बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसका कर्ण, और इसका बेस ये तो मुझे पता है 0.5 है। तो ये जो हाइट है उसकी x, वही मेरे पास क्या है, अननोन है। तो पाइथागोरस के रूल को एप्लीकेबल कर सकते हैं हम। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू उसकी दोनों साइड के स्क्वायर के समेशन के बराबर है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है, तो 0.5 का स्क्वायर अपोजिट के उस साइड भेज दो तो वो माइनस हो जाएगा 1 के स्क्वायर में से, उसका आंसर आएगा 0.75। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो सामने जाके उसका क्या निकल जाएगा, रूट। तो x यानी जो ये अपनी हाइट थी, वो हाइट का आंसर आ गया 0.86। अभी ये फोर्स में मुझे जो डिस्टेंस चाहिए था FAE में, वो मुझे मिल गया। अभी सोचो कि ये बी के रिगार्डिंग किस डायरेक्शन में घूमेगा, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या कंसीडर करेंगे हम, माइनस। तो दो फोर्स हैं, एक जो 2.75 मैंने पहले बोला था आरे वाला जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसका डिस्टेंस 0.5, और एक FAE इंटू 0.86 वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसका क्या आंसर आएगा, माइनस। FAE को बराबर के उस साइड भेज दो, वो प्लस प्लस हो जाएगा, और 0.86 जो था उसका डिस्टेंस वो इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.60। इसका भी आंसर प्लस में आया। इसको भी क्या कंसीडर करेंगे हम, टेंसाइल, मानी इसका भी डायरेक्शन जो मैंने सोचा था कि ये खींच रहा है, वो डायरेक्शन क्या था, ट्रू था। ये भी सही था डायरेक्शन, और यहाँ से जो FBE उसका भी मैंने टेंसाइल सोचा था, वो भी सही था। तो अभी कौन सा फोर्स बाकी रह गया यहाँ पे काउंट करने का, तो ज़रा सोचना डायग्राम में, ये वाला कौन सा, FBC। ये FBE भी मुझे मिल गया, एक मिनट, FBE भी मुझे मिल गया है यहाँ पे, FAE वो भी मिल गया, तो सिर्फ पेंडिंग ये ही है FBC। अभी मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकता हूँ, यस अभी कर सकते हैं हम। क्या थी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की कंडीशन, यहाँ पे देखो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे अपने, फिर से हमको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, 3 थे। BC जो मुझे नहीं पता, BE पता है, BE साइन थीटा में उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, और AE अभी जस्ट हमने फाइंड किया। तो तीनों को क्या रूल है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को हम प्लस कंसीडर करेंगे, लेफ्ट आने वाले फोर्सेस को हम माइनस कंसीडर करेंगे। तो तीनों के तीनों कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं अपने फोर्स, ओके राइट साइड, तो तीनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस। तीनों को हमने प्लस कंसीडर किया, BC प्लस, AE प्लस और BE cos 60B प्लस। यहाँ पे BC में नहीं पता, उसको ऐसे छोड़ दो। AE का आंसर आया प्लस 1.60, B का आया 0.86 इंटू कोस थीटा,
इन दोनों का समेशन किया 2.03 आया, 2.03 को अपोजिट के उस साइड भेज दिया, इसका आंसर आ गया -2.03। माइनस आया है तो इसको हम कंप्रेशन में काउंट करेंगे। तो अभी अपना जो फोर्सेस थे, जो तीनों के तीनों मुझे फाइंड करने थे, वो तीनों के तीनों मिल गए। लास्ट डायरेक्शन अगर मैं सोचूं तो ऐसा होगा, ये ए है, ये बी जो था वो कंप्रेशन है, यानी बी से सी जो है वो कंप्रेस होगा, उसका आंसर माइनस में आया इसलिए। बी ई प्लस में आया तो वो ऐसे ही रहेगा, खींचेगा, और ए ई उसका भी आंसर प्लस में आया तो वो भी क्या होगा, टेंसाइल फोर्स खींचेगा। सिर्फ ये बी सी उसका आंसर माइनस में आया तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे होता है मेथड ऑफ सेक्शन के सम्स। ओके, अगर आपको ये लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, जिससे आपका कोई डाउट हो तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इससे कुछ समझने को या सीखने को मिला होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सम, जिसे हम मेथड ऑफ सेक्शन से ही कंटिन्यू करेंगे।